गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। कल हमने चर्चा की गुणात्मक अनुसंधान पद्धति, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा गुणात्मक अनुसंधान का अर्थ और विशेषताएं। आज हम इसी पद्धति की जो शेष बचा हुआ भाग है, जिसमें गुणात्मक अनुसंधान का क्या महत्व है और इसकी क्या क्या दोष या सीमाएं देखने को मिलती हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। गुणात्मक अनुसंधान क्या है? जैसा कल बताया कि जब अनुसंधान का उद्देश्य व्यक्ति के गुणों का अध्ययन करना होता है, उससे संबंधित तथ्य या जानकारी एकत्रित करना होता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यह विधि गहन विधि है, जटिल कारकों का अध्ययन करती है, पारस्परिक संबंधों का अध्ययन इसके माध्यम से किया जाता है, ऐतिहासिक अध्ययन किया जाता है। इसमें गुण प्रधान होते हैं और संपूर्ण जीवन चक्र का अध्ययन इस विधि के माध्यम से किया जाता है। आज हमारे अध्ययन का विषय है गुणात्मक अनुसंधान का क्या महत्व होता है। इसे हम विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें पहला प्रमुख बिंदु है अति गहन अध्ययन। अति गहन अध्ययन से तात्पर्य होता है कि इस विधि में हम गणनात्मक और गुणात्मक दोनों ही पक्षों का बहुत गहनता के साथ अध्ययन करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि कोई भी घटना या कारक किससे प्रभावित होते हैं और एक दूसरे पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा प्रमुख बिंदु है उपकल्पनाओं की शोध करना या उपकल्पनाओं की जांच करना। उपकल्पना व्यक्ति के मन का विचार है। यह कुछ भी हो सकता है, सामान्य हो सकता है। शोध के अंतर्गत हमने जो उपकल्पनाएं निर्मित की हैं, उसकी जांच करने का कार्य किया जाता है कि हमने जो उपकल्पना बनाई हैं वो सत्य हैं या असत्य। हमारी उपकल्पना अगर सत्य होती है तो भी अनुसंधान के लिए उपयोगी है, और यदि हमारी उपकल्पना असत्य होती है तो भी वह हमारे अनुसंधान के लिए उपयोगी मानी जाती है। अगर हमारी उपकल्पना असत्य सिद्ध होती है तो वह हमें यह इंडिकेट करती है कि हम अपनी उपकल्पनाओं में परिवर्तन करें। उपकल्पनाओं को जांचने का कार्य इसके माध्यम से किया जाता है और नई नई उपकल्पनाओं का निर्माण भी इस गुणात्मक शोध के माध्यम से हो पाता है। कोई भी विधि हो, चाहे गुणात्मक हो, व्यवहारिक हो, ऐतिहासिक हो, अगर हम गहन अध्ययन करेंगे शोध में तो स्वाभाविक है विषय से संबंधित हमें विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है और हम नवीन उपकल्पनाओं का निर्माण कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रमुख बिंदु जो इसमें है, अनुसूची, प्रश्नावली, प्रपत्रों का शोध। तथ्य संकलन करने के लिए अनुसूची, प्रश्नावली ये विधियां हैं जिनके माध्यम से विषय से संबंधित जानकारी एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।
हमने जो प्रश्नावली अनुसूची बनाई है उसमें क्या कुछ कमी तो नहीं है, कुछ गलतियां तो नहीं हैं, इसमें कुछ परिवर्तन परिमार्जन तो नहीं करना। ये सारी चीज़ों को जानने के बाद ही हम एक अंतिम अनुसूची और प्रश्नावली तक पहुंचने का कार्य कर पाते हैं। एक अच्छी प्रश्नावली अनुसूची का निर्माण जब हम गुणात्मक अध्ययन के माध्यम से तथ्यों को संग्रहित कर लेते हैं तभी हम कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में सहायक गुणात्मक विधि, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन जिसमें हम कह सकते हैं प्रेम, दया, सहानुभूति, ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति के मन को पढ़ने का कार्य करती हैं। इस विधि के माध्यम से हम ये जानने का कार्य करते हैं कि ये व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती हैं। इन चीज़ों का अध्ययन ही इस विधि के करने का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। प्रारंभिक अध्ययनों में सहायक अध्ययन चाहे प्रारंभिक हो या अपने चरमोत्सीमा पर यानी पूर्ण अवस्था पर पहुंच चुका हो, और दोनों ही अवस्था में इस विधि से किया गया अध्ययन सहायक सिद्ध माना जाता है। सामग्री की संपूर्णता यानी हम जो तथ्य एकत्रित करते हैं उन तथ्यों को हम पूर्ण तौर पर यानी संपूर्ण तौर पर एकत्रित करने का कार्य करेंगे। और जब हम सामग्री को संपूर्ण तौर पर एकत्रित करते हैं तभी लास्ट जो प्रमुख बिंदु है वो है अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार। यानी जब हम विषय से संबंधित संपूर्ण जानकारी एकत्रित कर लेते हैं तभी एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के ज्ञान का विस्तार देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस गुणात्मक अनुसंधान के क्या क्या दोष देखने को मिलते हैं। सबसे पहला दोष के अंतर्गत हम ले सकते हैं कि अत्यधिक सीमित अध्ययन। जब हम प्रेम, दया, सहानुभूति, समर्पण, संघर्ष जैसे चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो हम पूर्ण अध्ययन कदापि नहीं कर पाते, अपने आप को एक सीमित अध्ययन तक ही सीमित कर पाते हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी अनुसंधानकर्ता पूर्ण अध्ययन नहीं कर पाता, वह एक सीमित अध्ययन ही कर पाता है। और जब हम सीमित अध्ययन करते हैं तो हम वास्तविक निष्कर्ष तक पहुंच पाने का कार्य नहीं कर सकते। दूसरा प्रमुख दोष इसका ये माना गया है कि पक्षपात की संभावना। हर व्यक्ति को हर चीज़ का देखने का अपना अलग अलग नज़रिया होता है, दृष्टिकोण होता है। इस दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्ति आपस में एक दूसरे को समझने का कार्य करते हैं। यह व्यक्ति का नज़रिया और दृष्टिकोण ही यह बताता है कि हम किसी से कितना प्यार करते हैं, कितना घृणा करते हैं। एक व्यक्ति एक से प्रेम कर सकता है और दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से घृणा करता है। कारण क्या है, इसको जानना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य माना गया है। अवैज्ञानिक अध्ययन। अवैज्ञानिक अध्ययन से तात्पर्य है कि इसमें जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं, समस्या का चुनाव करना, तथ्यों का संकलन करना, वर्गीकरण, विश्लेषण, सिद्धांत का निर्माण करना, इस विधि का प्रयोग या इन चरणों के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित नहीं किया जाता। इस कारण इस विधि को अवैज्ञानिक विधि का नाम दिया जाता है, जो कि पूर्णतया गलत है। प्रामाणिकता का अभाव। प्रामाणिकता कहा जाता है कि हमने जो निष्कर्ष दिए हैं उस निष्कर्ष की सत्यता की परीक्षा हम जब चाहें तब करने का कार्य कर सकते हैं और उसके परिणाम वही समान आने चाहिए।
गुणात्मक विधि में जब हम किसी निष्कर्ष की जांच करने का कार्य करते हैं तो उसके परिणाम समान देखने को नहीं मिलते, वरन परिणामों में देश काल के कारण कुछ न कुछ अंतर आ जाता है। इस कारण गुणात्मक विधि पर यह आरोप लगाया जाता है कि यह या इसमें प्रामाणिकता का अभाव पाया जाता है। सबसे अंतिम और प्रमुख बिंदु इसका है अत्यधिक खर्चीली विधि। ये बिल्कुल सच है कि जब हम इस विधि के माध्यम से अध्ययन करने का कार्य करते हैं तो हमें समय भी अधिक चाहिए, धन भी अधिक चाहिए। जब तक हम समय ज़्यादा व्यतीत नहीं करेंगे तब तक हम वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य नहीं कर सकते। यानी जब हम अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर उसमें पूर्णतः सहभागी हो जाता है तभी वह वास्तविक तथ्यों को संग्रहित करने का कार्य कर सकता है। तो ये कुछ प्रमुख दोष हैं जो इस विधि के माने गए हैं। इतना दोष होने के बावजूद भी यह विधि गणनात्मक तथ्यों को संग्रहित करने की एक प्रमुख विधि के तौर पर हम जान सकते हैं। धन्यवाद।